वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज सेकंड ईयर के मैथ्स के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बुक, फिर उसकी तरतीब किस तरतीब के साथ हमने पढ़ना है और फिर उसके बाद मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया था। आज हम चैप्टर नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है फंक्शन एंड लिमिट्स, और उसके चंद टॉपिक्स आज आपको मैं डिस्क्राइब करूँगा और उस टॉपिक से जो रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारे पास जो पहला लेक्चर है वो आता है फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन बेटा, इसकी डेली लाइफ से क्या ताल्लुक है, एक बात। दूसरी बात, इसका मैथमेटिक्स में क्या कॉन्सेप्ट है, दूसरी बात, और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। मैं आपको एक बात तो बताता चलूँ कि ये जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है बुनियादी तौर पे ये आप 10th क्लास से भी सीख के आ रहे हैं। उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 फंक्शन एंड ग्राफ्स भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, और सेकंड ईयर में जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन की याद तक कराऊंगा। तो मैथमेटिक्स में जो आपने जहाँ पढ़ा है वो उसमें आपको मैं बताऊं कि आपने 10th की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 5 चूँकि फंक्शंस के ऊपर था, फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 8 है ये भी दोनों जो है ना ये चैप्टर आपके फंक्शन एंड ग्राफ के ऊपर थे और आप इसको इंतहाई डिटेल से पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मैं आज जस्ट आपको उसका व्यू दूंगा कि आपने क्या पढ़ा है और उसके मुताबिक कुछ नई चीज़ें आपको रिवाइज़ करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फंक्शन है ये बुनियादी तौर पर डेली लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ होता है। अगर मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दूं कि डिस्टेंस ऑफ अ कार डिपेंड्स अपॉन फ्यूल इन अ कार, अब बुनियादी तौर पे जो फंक्शन है ये दो चीज़ों पे जो है ना आता है। एक होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है वो फंक्शन में ज़्यादा यूज़ होता है, और मैं आपको बताऊंगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है वो हमारी डेली लाइफ में इस तरह होता है कि जो डिस्टेंस ऑफ अ कार है डिपेंड्स अपॉन फ्यूल इन अ कार। अब आपका इसका मकसद ये हुआ कि जितनी आपके गाड़ी में फ्यूल की मिकदार होगी उतना ही आपकी गाड़ी आपको ट्रैवलिंग में आपका ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। हाँ, अब जो गाड़ी का जो कवर करने की जो डिस्टेंस है कि रेशो है वो आपके बेटा फ्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो उसका मतलब ये हुआ कि फ्यूल जो गाड़ी है वो डिपेंडेंट है और फ्यूल इंडिपेंडेंट है। तो मतलब गाड़ी का डिस्टेंस का कवर करना फ्यूल की मिकदार पे डिपेंड करता है कि वो गाड़ी में उसकी मिकदार कितनी है। अब उसके बाद अगर मैं आपको इसको मैथमेटिक्स में लेके चलूँ तो मैथमेटिक्स कहती है कि क्वांटिटी इज़ यूनिकली डिटरमिन्ड बाय वन आर मोर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो यूनिकली डिटरमिन की जा सकें एक या दो से एक या एक से ज़्यादा क्वांटिटीज से, उसमें मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक नोटेशन है फंक्शन की। इसमें x जो मेरे पास है ये बुनियादी तौर पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाता है, और जो y वेरिएबल है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाता है। मतलब x इंडिपेंडेंट है। x इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि मैं x को कोई वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, x के अंदर कोई भी वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि x की कोई वैल्यू भी हो सकती है, तो इसका मतलब है कि x क्या है, इंडिपेंडेंट है। और जो y है वो x पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी, अगर मैं x की वैल्यू पुट नहीं करूंगा तो मुझे y की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये y पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन y जो है वो x पे डिपेंड करता है। तो इस फंक्शन के इस मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल आपके पास कोई, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। इसमें जो है ना x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की कोई वैल्यू भी मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, और जब मैं x की कोई, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में x इंडिपेंडेंट है और जो y है वो डिपेंडेंट है, मतलब x इंडिपेंडेंट है, x y पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन y जो है वो x पे डिपेंड करता है। अगर x की वैल्यू होगी तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो डिपेंडेंट और ये जो था ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। और अमूमन जो हमारे मैथमेटिक्स के अंदर इसकी नोटेशंस होती हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं
इनको ज़्यादातर राइट हैंड साइड्स पे लिखा जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को अमूमन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। ठीक है, एक बेटा आपने बात याद रखनी है कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और राइट हैंड साइड पे आप इंडिपेंडेंट, ये एक रिवायतन एक नोटेशन है जिसको हम लेके चलते हुए आ रहे हैं। इसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको चंद इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप देखें ना, पहली इक्वेशन है P इज इक्वल टू 64D, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू 64 डेप्थ, 64 टाइम डेप्थ। तो यहाँ जो प्रेशर है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, जितनी ही डेप्थ ज़्यादा होगी उतनी ही प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो डेप्थ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया और प्रेशर डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। तो अमूमन जितनी भी इक्वेशंस हैं इसमें हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे D इज इंडिपेंडेंट और P इज डिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो D है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और P जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। P D पे डिपेंड कर रहा है। तो अब मैंने पहले भी आपको एक शॉर्टकट सी ट्रिक बताई थी कि जो अमूमन जितने भी वेरिएबल राइट हैंड साइड पे लिखे हुए होते हैं उसमें उनको हम इंडिपेंडेंट लेते होते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लेते होते हैं उनको हम डिपेंडेंट लेते होते हैं। अब आपके पास इसी तरह इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आप देखें कि यहाँ आपके पास एफ ऑफ सी, ये एक इक्वेशन है टेम्परेचर की कि फ़ारेनहाइट को आप किस वक्त इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालते हैं जब आपके पास वैल्यू सेंटीग्रेड में गिवन हो। तो इसमें राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन में वेरिएबल आता है वो सी आता है। तो सी यहाँ मेरे पास जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो एफ है वो एफ ऑफ सी भी लिख सकते हैं या सिर्फ एफ लिखें तो ये मेरे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो सॉरी, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो सी है ये मेरे पास आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो हमारे पास एफ ऑफ सी है या एफ ऑफ सी आप लिखना चाहें या सिर्फ एफ लिखना चाहें ये हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसके बाद पार्ट नंबर सी है बेटा, इसमें अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में हमने उसकी वैल्यू देनी है और उसको हमने सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इक्वेशन हमें चेंज करके दी हुई है। तो इसमें जो अब यहाँ पे एफ इंडिपेंडेंट है और सी ऑफ एफ जो है वो डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड पे वेरिएबल एक ही यूज हो रहा था एफ, तो एफ हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया और जो सी ऑफ एफ है वो हमारे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। इसी तरह आपने इसमें से देखें, अब यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज यूज हो रही हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर रेडियस है, थीटा यहाँ पे एंगल को यूज कर रहा है। एस हमारे पास यहाँ पे देखें, आप एक बात को याद रखें कि यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड पे दो वैल्यूज हैं, एक आर है और एक थीटा है। इसका मतलब है कि यहाँ दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं तो हम आर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो तब जाके हमारे पास एस की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ना बेटा ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं और जो हमारे पास एस है वो हमारे पास टोटली क्या है जी, वो डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक है एफ इज इक्वल टू थीटा ऑफ एम ए, मतलब एफ इज इक्वल टू मैस एंड एक्सेलरेशन। ये जस्ट एक न्यूटन लॉ की हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसमें मैस और एक्सेलरेशन ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे हैं। अब ये जो फोर्स है मैस और एक्सेलरेशन की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, तो हमारे पास मैस और एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी तो तब हम एफ को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया इंडिपेंडेंट और एफ आ गया डिपेंडेंट। ठीक है, इसके बाद नीचे सरफेस एरिया है, इसमें हमें जो उसमें वैल्यूज दी हुई हैं उसमें तीन वैल्यू वेरिएबल्स यूज हुए हैं। इसमें सरफेस एरिया डिपेंड अपॉन लेंथ, विड्थ, हाइट और जो उसकी इक्वेशन है 2 टाइम लेंथ इनटू विड्थ प्लस 2 टाइम लेंथ इनटू हाइट प्लस 2 टाइम विड्थ इनटू हाइट। अब इसमें देखें बेटा हमारे पास तीन वेरिएबल यूज हुए हैं, एक यूज हुआ है लेंथ, विड्थ, हाइट। अब जो सरफेस एरिया है ये डिपेंड करता है लेंथ, विड्थ, हाइट पे। तो इसमें हमारे पास जो लेंथ, विड्थ, हाइट यहाँ तीन वेरिएबल हैं तो बेटा ये राइट हैंड साइड पे यूज हो रहे हैं और ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं, इनकी हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और जब हमारे पास इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू होगी तो तब हमारे पास सरफेस एरिया आएगा। तो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया
इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है, लेंथ, विड्थ और हाइट पे। तो ये तो बेटा था हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बेटा हमारे पास जो है ना फंक्शन की डेफिनेशन पे। अब मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन आपने की होंगी, मैट्रिक में आपने ऑर्डर पेयर को लेके सॉल्व किया होगा एक फंक्शन को, लेकिन यहाँ आपको मैं वो डेफिनेशन लेके चलता हूँ जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ी है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। उसमें जो हमारे पास जो बुनियादी तौर पर ये जो फंक्शन है ये एक रूल है और इसको हम डिफाइन करते हैं x, a function from x to y या f from x to y is a function if each element of x have unique element in y। x के हर एलिमेंट के लिए, x के हर एलिमेंट के लिए y में एक यूनिक एलिमेंट होगा तो ये फंक्शन होगा। अगर x के हर एलिमेंट के लिए y में अगर यूनिक एलिमेंट नहीं है तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। बुनियादी तौर पे ये रूल भी कहा जाता है और इसको हम जो है ना मैपिंग भी कहते हैं और इसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते होते हैं कि f इज़ अ फंक्शन फ्राम x टू y। और इसमें बुनियादी तौर पर जो y है और जो x है इसके एलिमेंट्स को एक ख़ास नाम दिया जाता है। x के एलिमेंट्स को कहा जाता है जी डोमेन है, y के एलिमेंट्स को कहा जाता है ये क्या है, रेंज है, या y के एलिमेंट्स को कहा जाता है ये इमेजेस हैं और x के एलिमेंट्स को कहा जाता है ये क्या है जी, प्री इमेजेस हैं। तो थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में भी डिफाइन करूंगा। तो y जो है ना वो इमेजेस में तस्वर किया जाता है और जो x जो है ना वो प्री इमेजेस में भी कहा जाता है। तो इसको हम उस सूरत में फंक्शन कहेंगे जब x के लिए y में एक अलग हर यूनिक एलिमेंट होगा, x के तमाम एलिमेंट के लिए y में एक अलग यूनिक एलिमेंट्स का होना लाजमी है। ठीक है बेटा, ये तो थी फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसके बाद में इसकी कुछ टाइप्स हैं। इसमें जो पहली टाइप्स आती है उसे कहा जाता है 1-to-1 फंक्शन। इसका या 1-1 फंक्शन भी कहा जाता है, इसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है। ये ऐसे डिफाइन होता है कि सेपरेट एलिमेंट ऑफ x शुड हैव सेपरेट एलिमेंट इन y। मतलब x के सेपरेट एलिमेंट के लिए y में एक सेपरेट एलिमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको कहेंगे ये क्या है, 1-1 फंक्शन है। मतलब आप इसमें 1-1 कोरस्पॉन्डेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। 1-1 कोरस्पॉन्डेंस अगर फंक्शंस के एलिमेंट्स के दरमियान पाई जाए तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन क्या है, ये क्या है, 1-1 है। 1-1 उसका दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर 1-to-1 लिखा हुआ है, 1-1 लिखा हुआ है या इंजेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि ये तीनों नाम जो है ना वो एक ही फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और एक ही फंक्शन को बयान कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं ऑन टू फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम जो है ना वो सर्जेक्टिव फंक्शन है। सर्जेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ वाई, ईच, आप देखें यहाँ बात एक्स की नहीं हो रही, each element of y should have pre-image in x। y के हर एलिमेंट के लिए x में एक प्री इमेज का होना लाजमी है। तो यहां देखें ना, यहाँ y को हम पहले बात कर रहे हैं, हम यहाँ रेंज की बात कर रहे हैं। ऊपर हमने डोमेन की बात की थी कि डोमेन के लिए y में एक रेंज में एक अलग एलिमेंट होना चाहिए, y में एक अलग एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं रेंज की। देखें ईच एलिमेंट ऑफ वाई एक्स, मतलब y के हर एलिमेंट के लिए x में एक प्री इमेज होना लाजमी है। अगर वो प्री इमेज नहीं होगा तो उस सूरत में हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। और एक बात याद रखें, जो फंक्शन ऑन टू की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो बेटा वो फिर इन टू होता है। अ फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, विच इज नॉट ऑन टू इज कॉल्ड इन टू फंक्शन। फिर हम उसको डिफाइन करते हैं कि जो ऑन टू के क्राइटेरिया को डिफाइन नहीं कर रहा तो फिर हमारे पास किस में आ जाता है, इन टू में आ जाता है। इसके बाद याद रखें बेटा, ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो तो वो दोनों डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसके लिए हमने एक नया नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज 1-1
एंड ऑन टू इज कॉल्ड बोथ ऑन वन। ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। एक बात याद रखें बेटा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि 1 1 फंक्शन ऑन टू हो सकता है और 1 1 फंक्शन एन टू भी हो सकता है, लेकिन ऐसा फंक्शन कभी भी नहीं आपको मिलेगा जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो और एन टू भी हो। ये तीनों बातें उसमें नहीं होंगी, या 1 1 ऑन टू होगा या 1 1 एन टू होगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हर 1 1 फंक्शन ऑन टू भी हो, कुछ होंगे, कुछ 1 1 नहीं होंगे तो फिर 1 2 होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर 1 1 फंक्शन ऑन टू होगा, ये कुछ होंगे। लेकिन जो होगा, जो 1 1 और ऑन टू दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, हम उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक में शुरू में आपको एक बात बताना भूल गया था कि बुनियादी तौर पे हम जो फंक्शन की जो मैपिंग को सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं, और जो मैथमेटिक्स में हम इसको सिंबल्स के डिनोट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैथमेटिकली हम फंक्शन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। इसमें मैंने आपको फिर एक कॉन्सेप्ट और भी दिया था कि एक इसमें डोमेन होती है और एक इसमें रेंज होती है। अब हम चलते हैं आगे डोमेन और रेंज पे, लेकिन इस टॉपिक पे चलने से पहले मैं कुछ एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चंस डिफाइन करवाना चाहता हूँ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ फंक्शंस हमें दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स और आगे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहला क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो बेटा इसमें आपने एफ ऑफ 3 निकालना है, एफ ऑफ माइनस 4 निकालना है और एफ ऑफ आपके पास है a प्लस एच, ये आपने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एफ ऑफ 3, एफ ऑफ माइनस 4 एंड देन एफ ऑफ a प्लस एच। तो सोल्यूशन पे आता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो सबसे पहले निकालूंगा एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3x की जगह जस्ट आपने एफ ऑफ 3 निकालना है, तो पुट x इज इक्वल टू 3, मतलब x की जगह आपने 3 डालना है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 3 ज़ार 27 और 7 3 ज़ार 21 माइनस 5। अब 21 में से 21 में से 5 निकाले तो 16 आ जाता है और 27 में 16 आपने ऐड किए तो 33। तो उसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ 3 आपके पास आया है 33 और 27 प्लस 16 ये आपके पास आता है 43 आता है। सॉरी बेटा, तो आपके पास जो एफ ऑफ 3 की वैल्यू आई है वो आई है 43। इसके बाद हम निकालेंगे एफ ऑफ माइनस 4। तो एफ ऑफ माइनस 4 इसी एफ ऑफ एक्स में, जैसे पहले आपने एक्स की जगह 3 डाला था, इसी तरह आप एक्स की जगह माइनस 4 डाल दें। 3 इंटू माइनस 4 प्लस 7 इंटू माइनस 4 माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 और 16 3 ज़ार 48 प्लस माइनस माइनस 7 4 ज़ार 28 और माइनस 5। अब 48 है, 48 अपनी जगह पे 28 में 5 ऐड किए तो 33 हो जाएगा और 48 में से आप 33 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 15। तो एफ ऑफ माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 15। तो इसके बाद एफ ऑफ 3 भी हमने निकाल लिया, एफ ऑफ माइनस 4 भी हमने निकाल लिया। इसके बाद हम चलते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच पे। तो अब बेटा जब आप एफ ऑफ ए प्लस एच पे आएंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स हम उसी तरह लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब 3x की जगह अब आपने a प्लस एच डाल देना है। जहां जहां आपके पास h है x है वहां आप a प्लस एच डालते जाएं। तो जब आपके पास ये बन जाएगा 3a प्लस एच का होल स्क्वायर, 3a का, देखे ना यहाँ आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज इसकी होल पावर 1 है, तो ये 7a प्लस 7h माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3a स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ार 6ah प्लस 7a प्लस 7h माइनस 5। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कुछ ऐसी टर्में हैं अगर जो ऐड हो रही हैं तो हम उनको ऐड करते हैं। तो 3a स्क्वायर के साथ कोई भी दूसरा a स्क्वायर नहीं है जो ऐड हो सके, 3h स्क्वायर के साथ कोई भी दूसरा h स्क्वायर नहीं है जो ऐड हो सके, 6ah के साथ कोई भी दूसरा ah नहीं है, 7a के साथ दूसरा कोई भी a वाली टर्म नहीं है, 7h के साथ कोई भी दूसरी h वाली टर्म नहीं है और माइनस 5 के साथ कोई भी कांस्टेंट ऐसा नहीं है जो उसके साथ ऐड हो सके। तो ये जस्ट आपकी
जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है वो आपके पास आ गई है, इससे ज़्यादा आपके पास सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच की जो है ना वो रिक्वायर्ड वैल्यू है जो आपने निकालनी है। इसी तरह बेटा अब आपके पास कुछ इसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका बी पार्ट है, एफ ऑफ टी है टी प्लस 5 डिवाइड बाई टी माइनस 3, तो एफ ऑफ 2 निकालना है। तो जैसे बेटा यहाँ एफ ऑफ 3 निकालना था तो मैंने एक्स की जगह 3 डाला है, तो यहाँ आपके पास वेरिएबल टी यूज़ हो रहा है, तो एफ ऑफ 2 निकालने के लिए आप टी की जगह दोनों साइडों पर 2 डाल देंगे और आपने इसको कैलकुलेट करना है। 7.4 एफ ऑफ 7.4, टी की जगह 7.4 यूज़ करना है, माइनस 3.7 है, टी की जगह माइनस 3.7 यूज़ करना है। जी ऑफ आर है, आर की जगह 2 डालना है, फिर आर की जगह 3 डालना है, फिर आर की जगह 3/8 आपने डालना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नीचे आ जाएं, डी पार्ट है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t माइनस टी अंडर रूट, तो आपने एफ ऑफ 3.217 निकालना है, तो इसमें t की जगह 3.217, तो यहाँ बेटा आपको थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर ये पॉइंट्स वाली वैल्यू आपके लिए बड़ा मसाइल हो जाएंगे, फिर उसको ये सॉल्व करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके बाद t की जगह 5.613 डालना है और एफ ऑफ पाई, अब बुनियादी तौर पे आप पाई तो नहीं डाल सकते ना, तो आपके पास पाई की जो वैल्यू है 3.14 आपने वो पुट करनी है। पहले आपने इसकी जगह पाई डालना है, मतलब एफ ऑफ पाई 3 पाई का स्क्वायर प्लस 2 पाई माइनस पाई अंडर रूट, तो अब पाई की जगह आपके पास 3.14 वैल्यू है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है 3.14। इसके बाद आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है और जो आपके पास आंसर आएगा आपने उसके बुक के साथ मैच कर लेना है। तो ये जो बेटा बी सी और डी ये बेटा आपका जो है ना होमवर्क है, ये आपने खुद कैलकुलेट करके, जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप नंबर है उस ये जो व्हाट्सएप का नंबर है इस पर आपने मुझे ये तमाम क्वेश्चन जो है ना व्हाट्सएप करने हैं, फिर मैंने आपका ये क्वेश्चन आपको चेक करके बताने हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने बताया था, इसके जितने भी पार्ट हैं आल्दो के ये मैंने सारे यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन जस्ट आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको कॉपी पे सॉल्व करना है और मुझे उसका आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फंक्शन में जो मैंने आपको यहाँ टर्म यूज़ की थी डोमेन एंड रेंज, तो मैं आपको यहाँ पे डोमेन और रेंज के वाले से बताता चलूँ कि ये डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। बुनियादी तौर पे जो डोमेन है इसको हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, ऐसी तमाम पॉसिबल इनपुट वैल्यूज जो फंक्शन में जिन पे फंक्शन क्या, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इस कॉल्ड डोमेन। ऐसी तमाम पॉसिबल इनपुट वैल्यूज जो फंक्शन में आप डालें तो आपके पास आपको फंक्शन इन्फिनिटी आंसर ना दे। फॉर एग्जांपल मतलब मैं आपके पास यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये एक पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है। अब आप देखें बेटा इसका डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूँ, कोई भी रियल नंबर चाहे 1 पुट करूँ, चाहे 0 पुट करूँ, चाहे -1 पुट करूँ, चाहे -2 पुट करूँ, कोई भी वैल्यू में पुट करता हूँ, 0 पुट करूँ, 1 पुट करूँ, -1 -2 1 2, कोई भी वैल्यू में पुट करूँ तो बेटा मेरा आंसर इन्फिनिटी मुझे नहीं मिलेगा। और जब मेरा आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये तमाम वैल्यूज़ मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही हैं, मतलब तमाम रियल नंबर्स मेरे पास क्या हैं, पॉसिबल रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास तमाम इसकी डोमेन में शामिल हैं। अब वो तमाम रियल नंबर जो इसमें डालने से मुझे y की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी, अनडिफाइंड मिलेगी, तो वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास यहाँ पे एक और फंक्शन लिखता हूँ y इज इक्वल टू 1/x - 2। अब देखें बेटा यहाँ पे अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ, अगर x को 2 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू 1/2 - 2, ये हो जाएगा 1/0 और ये देखें ना ये मेरे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब 2 एक ऐसी वैल्यू है जो इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ में नहीं आती। जब 2 इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ में नहीं आती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पे मुझे क्या जवाब दे रहा है, इन्फिनिटी जवाब दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो होगा इसकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर्स होंगी, तमाम रियल नंबर एक्सेप्ट x इज़ नॉट इक्वल टू 2, मतलब 2 इसमें शामिल नहीं होगा। अब आपने आगे कैसे चलना है कि आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस होंगे, उसकी डोमेन को आपने कैसे जज करना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पोलिनोमियल होता है उसमें हम मोस्टली तमाम रियल नंबर्स उसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर नहीं होता, तो उसमें हमारे पास तमाम जो है ना रियल नंबर उसमें शामिल होते हैं
और उसको रियल नंबर डिफाइन भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पोलिनोमियल्स में तमाम रियल नंबर होंगे और उसकी डोमेन में कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता जो उसको पॉसिबल वैल्यूज़ में ना आता हो। और जब आपके पास रेशनल फंक्शन आ जाए, रेशनल फंक्शन आ जाए मतलब जिसमें डिनोमिनेटर भी हो, मतलब पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में हो, तो उस सूरत में आपके पास वो तमाम वैल्यूज़ तमाम शामिल होंगी जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं आएगा। मतलब x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑल दोज वैल्यू जिस पे q ऑफ x जो है ना वो हमें ज़ीरो देता है। ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो आपके पास q ऑफ x की जगह पुट करने से अगर आपका डिनोमिनेटर q ऑफ x ज़ीरो आ जाता है तो q ऑफ x क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, तो फिर आपकी डोमेन में शामिल नहीं होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में किसी भी वैल्यू का अगर ज़ीरो आ जाना जो है ना वो आपके लिए उसकी डोमेन में शामिल नहीं होता। और तीसरा मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए, तो इसमें अगर फ़र्ज़ करते हैं आपके पास ऐसी सूरत हाल है तो इसमें x की वो तमाम वैल्यूज़ होंगी को जो आपके पास यहाँ ग्रेटर देन ज़ीरो हो। x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, x बिलोंग टू रियल नंबर तो होगा लेकिन x ग्रेटर देन ज़ीरो का वजह, अब x ज़ीरो से बड़ा क्यों होगा? फ़र्ज़ करते हैं अगर x ज़ीरो से छोटा है, बर्थ करते हैं -1 है, तो अब आप देखें -1 -2 -3 ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये लेस देन ज़ीरो हैं, और लेस देन ज़ीरो वो तमाम वैल्यूज़ हैं जिनके जो स्क्वायर रूट हैं ये डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो है ना बेटा एग्जिस्ट नहीं करते, इनके स्क्वायर रूट क्या होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते। और जितने भी पॉजिटिव वैल्यू, अब 0 से बड़ा हो, 1 का स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट करता है, 2 का स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट करता है, 3 का स्क्वायर रूट भी एग्जिस्ट करता है, तो तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। तो इसमें ये सारी जो है ना ये पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं है, ये जो है ना इम्पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और इसके जो है ना ये स्क्वायर रूट में शामिल नहीं होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या था, डोमेन। अब मैं आपको थोड़ा सा रेंज का कंसेप्ट दूं, तो जो हमारे पास रेंज होती है, रेंज बुनियादी तौर पे ऑल द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज, ऐसी तमाम पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज जो आपके पास इनपुट के बाद आपके पास आउटपुट जो हासिल होता है उसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास रेंज है। तो रेंज अगर आप देखें y इज इक्वल टू एक्स है तो x प्लस 2 है, यहाँ आपके पास अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो ये आपके पास 4 आ गया। अब ये 4 जो आपके पास है ना ये आउटपुट वैल्यू है, 2 आपके पास इनपुट था, आपने इनपुट दिया आपके पास आउटपुट आ गया। जितने भी पॉसिबल सिवाय इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी जो है ना वो शामिल नहीं होगा, ऑल द पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज द रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो आज हमारा जो इंट्रोडक्शन था फंक्शन एंड ग्राफ, और उससे फंक्शन के मतलब मैंने आपको पहले डिफाइन किया, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए, उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, फिर उसके बाद डोमेन और रेंज। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपको मैंने शुरू में होमवर्क भी डिफाइन किया है, दरमियान में ये आपने जो है ना घर से जो है ना करके और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने जो है ना इसको भेजना है। तो इंशाअल्लाह कल हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।